हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लैंपर्स। सो डायोड एप्लीकेशन में लास्ट क्लासेस तक हमने डिस्कस किया क्लिपर्स का काम होता है वेवफॉर्म को कट करना, रिमूव करना, अनडिजायर्ड पोर्सेस, अनवांटेड पोर्शन को हम रिमूव कर देते हैं। ऐसा सर्किट उसे हम बोलते हैं क्लिपर। लेकिन क्लैंपर का पर्पज़ किसी सर्किट के किसी पोर्शन को कट या रिमूव करना नहीं है। क्लैंपर का पर्पज़ है किसी सर्किट के अंदर डीसी को ऐड करना। जैसे मान लीजिए हमने कोई इनपुट कंसिडर किया Vi इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। दिस इज द प्योर एसी सिग्नल। क्लियर? इसके अंदर एवरेज वैल्यू अगर हम निकालते हैं कंप्लीट साइकिल की तो इट्स एवरेज वैल्यू इज 0। जब हम इसे क्लैंपर सर्किट से पास थ्रू करेंगे तो जो आउटपुट जनरेट होगा V0, उसके अंदर कुछ डीसी अमाउंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो एक ऐसा सर्किट जो अप्लाइड इनपुट के अंदर, अप्लाइड एसी इनपुट, जनरली हम एक ऐसा इनपुट अप्लाई करते हैं जिसके अंदर या तो कम डीसी वैल्यू है या डीसी वैल्यू है नहीं, एसी सिग्नल मान लीजिए। एक ऐसा सर्किट जिसको यूज किया जाता है टू इंसर्ट द डीसी इनटू द वेवफॉर्म और इनटू द अप्लाइड सिग्नल इज कॉल्ड क्लैंपर सर्किट। यानी कि क्लैंपर अ सर्किट विच इज यूज्ड टू स्टोर डीसी या इंसर्ट डीसी इनटू द वेवफॉर्म इज कॉल्ड क्लैंपर सर्किट. Okay, clamper does not clip the waveform, which means clamper will not cut the waveform or will not remove any portion of the waveform. It will simply add DC into the original waveform. Okay, अब हमें समझना चाहिए कि क्यों हम क्लैंपर का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक ऐसा सर्किट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर पर आपने कोई एक प्योर एसी सिग्नल अप्लाई किया। जैसे मान लीजिए हमने ये कंसिडर किया एम्पलीफायर। ऑन दैट एम्पलीफायर सपोज हमने एसी सिग्नल अप्लाई किया, वीक एसी सिग्नल अप्लाई किया, तो यहां पर एम्पलीफाइड एसी जनरेट होगा। ओके, एम्पलीफाइड एसी यहां पर जनरेट हो जाएगा। जब हम एम्पलीफायर से वीक एसी प्लस कुछ डीसी, मान लीजिए इसके अंदर कुछ डीसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट है, AC प्लस DC कॉम्बिनेशन, मान लीजिए ऐसे लिखा आपने 5 + 5 साइन ओमेगा टी। तो 5 जो कांस्टेंट है वो DC है। अब जब आप इसे एम्पलीफायर से पास करेंगे तो इसके अंदर एम्पलीफाइड AC तो जनरेट होगा, वीक AC एम्पलीफाइड हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर हम देखेंगे कि बट DC विल बी लॉस्ट, बट DC इज लॉस्ट। ओके, अब मान लीजिए फर्दर प्रोसेसिंग के लिए या आउटपुट सिग्नल हमें जो रिक्वायर्ड है उसमें हमें डीसी की नीड है। देन वी यूज अ सर्किट कॉल्ड क्लैंपर। एक ऐसा सर्किट जो क्या करेगा, डीसी को इसके अंदर ऐड कर देगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं डीसी रीस्टोरर सर्किट। एक ऐसा सर्किट जो इनपुट सिग्नल के अंदर डीसी को फिर से क्या कर दे, रीस्टोर कर दे, री इंसर्ट कर दे, तो उसे हम बोलते हैं क्लैंपर सर्किट। यानी क्लैंपर सर्किट क्या करेगा, अब यहां से जो आउटपुट आपके पास आया था एम्पलीफाइड एसी, उसके अंदर डीसी भी ऐड कर देगा। सो पर्पस आपको समझ में आया। एक ऐसा सर्किट जो डीसी ऐड कर दे। अब डीसी जरूरी नहीं कि पॉजिटिव डीसी ऐड करे, नेगेटिव डीसी भी ऐड कर सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव क्लैंपर एंड नेगेटिव क्लैंपर। पॉजिटिव क्लैंपर का पर्पस है टू ऐड द पॉजिटिव डीसी इन द अप्लाइड वेवफॉर्म। जो भी वोल्टेज वेवफॉर्म आपने अप्लाइड की है उसके अंदर पॉजिटिव डीसी को ऐड करने वाला सर्किट होता है पॉजिटिव क्लैंपर, और जो नेगेटिव डीसी को ऐड कर देता है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव क्लैंपर। ओके, सो पहले इस ब्लॉक डायग्राम को आप चाहें तो नोट कर लें किस तरह से हम इसको डिजाइन करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे नोट कर लें, एम्पलीफाइड एसी बट डीसी इज लॉस्ट। सो यहां पर डीसी क्या हो गई, फिर से रिकवर होगी, डीसी इज रीइंसर्टेड, सो आप यहां लिखना चाहें तो क्लैंपर सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड डीसी रीस्टोरर सर्किट और डीसी रीइंसर्टर सर्किट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। क्लैंपर को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक ऐसा क्लैंपर जो नेगेटिव डीसी को ऐड कर दे उसे हम बोलते हैं दोस्तों नेगेटिव क्लैंपर। ओके, एक ऐसा सर्किट क्या करे जो नेगेटिव डीसी ऐड कर दे।
एडेड नेगेटिव डीसी इनटू द वेवफॉर्म, वेवफॉर्म के अंदर नेगेटिव डीसी ऐड कर देता है, उसे हम बोलते हैं नेगेटिव क्लैंपर। अनदर वन इज कॉल्ड पॉजिटिव क्लैंपर। पॉजिटिव क्लैंपर का काम क्या है, यार नाम लिख देते हैं, पॉजिटिव क्लैंपर। पॉजिटिव क्लैंपर का काम है कि पॉजिटिव डीसी को ऐड करना, यानी कि ये क्या करेगा, एडेड पॉजिटिव डीसी इनटू द वेवफॉर्म, वेवफॉर्म के अंदर पॉजिटिव डीसी को ये दोस्तों ऐड कर देता है, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव क्लैंपर। ओके, चलिए अब थोड़ा इसको नोट कर लो आप, फिर हम बात करते हैं नेगेटिव क्लैंपर के बारे में। ओके, फिर देन विल आल्सो टॉक अबाउट द पॉजिटिव क्लैंपर्स। सो मेक अ हेडिंग हियर, नेगेटिव क्लैंपर। हेडिंग कर लें दोस्तों, नेगेटिव क्लैंपर। इसके नाम से क्लियर है, नेगेटिव क्लैंपर क्या करेगा, नेगेटिव क्लैंपर विल ऐड द नेगेटिव डीसी। लिखें, दिस सर्किट एडेड नेगेटिव डीसी इन द प्योर एसी वेवफॉर्म और whatever the signal that we have taken, मे बी वहां पर ऑलरेडी डीसी प्रेजेंट हो सिग्नल में, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है इसके लिए कि एसी अप्लाई किया जाए। देखिए सर्किट देखते हैं किस तरह से ड्रॉ होगा। एक कैपेसिटर का इसमें यूज किया जाता है। कैपेसिटर डीसी के लिए एक्ट करता है ओपन सर्किट एलिमेंट की तरह डेफिनेटली, तो जो डीसी वोल्टेज है उसको होल्ड कर सकता है कैपेसिटर हाई रिएक्टेंस की वजह से। तो यहां से हमने एक डायोड कनेक्ट किया है यहां पर। दिस इज अ वेरी सिंपल सर्किट ऑफ नेगेटिव क्लैंपर। V इनपुट हमने अप्लाई किया एंड दिस इज द नोड एट विच वी आर ऑब्टेनिंग द V नॉट। V इनपुट क्या डिफाइन कर रहा है, एक ऐसा इनपुट सिग्नल जिसके अंदर हमें डीसी को क्या करना है, ऐड करना है। और V नॉट क्या है, एक ऐसा आउटपुट सिग्नल जिसके अंदर डीसी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके, चलिए अब हमने यहां पर कंसीडर किया है कैपेसिटर C, जो यहां पर यूटिलाइज किया जाएगा। सबसे पहले हम इनपुट कुछ भी डिफाइन कर देते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए हमने इनपुट यहां पर डिफाइन किया, सपोज दैट स्क्वायर वेव जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है बिटवीन प्लस माइनस Vm। एक ऐसा स्क्वायर वेव मैंने यहां पर अज्यूम किया जिसकी वैल्यू प्लस माइनस Vm के बिटवीन क्या हो रही है, ऑसिलेट हो रही है, लाइक दिस। ये एसी सिग्नल बोल सकते हैं हम इसको। दिस इज नॉट प्योर एसी हैविंग हार्मोनिक्स, बट दिस इज द V इनपुट जिसकी वैल्यू जो है प्लस माइनस Vm के अबाउट ये वैल्यू ऑसिलेट हो रही है टाइम स्केल पर। ये हमने अप्लाई की। ओके, चलिए अब समझते हैं किस तरह से काम करेगा ये। यहां पर सपोज मैंने कंसिडर किया एक आइडियल क्लैंपर, तो इसके अंदर हमने डायोड यूज किया है, वो एक आइडियल डायोड ले लिया। डायोड कैसा हमने यूज किया, इसके अंदर एक आइडियल डायोड यूज किया है, यानी कि either this diode will be act as a short circuit element or it will be act as a open circuit element, simple. Okay, अब जैसे ही इसकी पॉजिटिव साइकिल आएगी, समझिएगा, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द V इनपुट, जैसे हमने यहां से लेकर यहां तक का जो इंटरवल है, सपोज इसको T/2 बोला हमने, इसको T बोला, इसी तरह से आगे चलता रहेगा ये 3T/2, 2T एंड सो ऑन। तो 0 से लेके कैपिटल T/2 के इंटरवल में जो V इनपुट है वो पॉजिटिव है। तो जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं, देन ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं कैपेसिटर में इनिशियली चार्ज स्टोर कितना है, 0। तो इनिशियली कैपेसिटर में कोई चार्ज स्टोर नहीं है, देन सिंपली इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट एलिमेंट और ये करंट फ्लो को अलाउ करेगा। ओके, अब जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा, तो जैसे हमने Vm अप्लाई किया विच इज ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल, सो डायोड विल बी फॉरवर्ड वाइज, यानी कि इन ड्यूरिंग, क्या लिख सकते हैं हम यहां पर, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड विल बी फॉरवर्ड वाइज्ड। डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज्ड होगा। हैंस कैपेसिटर विल बी चार्जेस थ्रू द डायोड। लिख लें इस पॉइंट को आप आगे, यहां लिखें, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड विल बी फॉरवर्ड वाइज, हैंस कैपेसिटर विल बी चार्जेस थ्रू द डायोड। यानी कि डायोड के टर्मिनल्स के थ्रू कैपेसिटर यहां पर क्या होगा, अब चार्ज होना शुरू हो जाएगा।
सो इस तरह से कैपेसिटर चार्ज होगा, यानी कि यहां पर जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है वो होगी इस तरह से। ओके, यानी कि जो पोलैरिटी होगी कैपेसिटेंस की वो प्लस माइनस Vm, यानी कि पीक वैल्यू ऑफ AC इनपुट से ये चार्ज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर कंसीडर किया था स्क्वायर वेव, अगर आप साइनसॉइडल भी कंसीडर करते तो साइनसॉइडल की पीक वैल्यू यानी प्लस Vm से ये चार्ज हो जाता कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब बात करते हैं, यहां लिखेंगे कैपेसिटर विल बी चार्जेस अप टू, हेंस डायोड विल फॉरवर्ड बाय कैपेसिटर विल बी चार्जेस अप टू प्लस Vm। कहां तक चार्ज हो जाएगा? अप टू प्लस Vm विथ पोलैरिटी एज शोन। सर्किट में जो पोलैरिटी हमने दिखाई है उससे ये चार्ज हो जाएगा। ओके, अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा समझते हैं। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में एज यूजुअल कैपेसिटर हैज टू बी गेट डिस्चार्ज। हमारे दिमाग में ये चीज क्लिक करेगी कि पहले चार्ज हुआ फर्स्ट हाफ में, यानी कि पोलैरिटी बनी इसकी प्लस माइनस Vm, इस तरह से चार्ज हो रहा है, डायोड का स्विच ऑन है, ऐसे चार्ज हो गया। अब जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो डायोड के अंदर जो करंट फ्लो है वो होता है P2N, लेकिन सप्लाई इस तरह से कनेक्टेड है तो करंट विल नॉट फ्लो, डायोड में करंट फ्लो होगा नहीं और कैपेसिटर डिस्चार्ज हो नहीं सकता। अब अच्छा, क्यों नहीं हो सकता डिस्चार्ज? आपके दिमाग में आएगा क्यों नहीं हो सकता डिस्चार्ज? डिस्चार्जिंग पाथ यहां पर नहीं है। दिस डायोड विल बी एक्ट एज अ ओपन सर्किट इन द रिवर्स बायस कंडीशन। तो ऐसा नहीं बोल सकते हम कि डायोड के इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा सर, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डायोड इज एक्टिंग एज अ ओपन सर्किट इन दिस कंडीशन। ओके, और कोई रजिस्टर यहां पर कनेक्टेड है नहीं, एक्स्ट्रा एलिमेंट जो कि इसको डिस्चार्ज कर सके। यानी कि जो T/2 से लेके कैपिटल T तक का इंटरवल है उसमें कैपेसिटर अब डिस्चार्ज नहीं होगा। यानी कि लिखेंगे पॉइंट, क्या होगा लिखिएगा, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, लिखो आप इस पॉइंट को, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल कैपेसिटर शुड डिस्चार्ज, बट हियर डिस्चार्जिंग पाथ इज नॉट अवेलेबल, हेंस कैपेसिटर will not be get discharged, therefore capacitor will be remains charged with the same polarity as it was charged in the positive half cycle. ओके, यानी कि एक साइकिल हमारी कंप्लीट हो चुकी है इनपुट की, जिसमें से पॉजिटिव साइकिल के दौरान कैपेसिटर को चार्जिंग मिल गई, क्योंकि डायोड का जो फॉरवर्ड बायस था वो आया, डायोड एज अ स्विच यहां पर काम कर रहा है, तो डायोड का स्विच ऑन हो गया, यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो ने यहां पर कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। लेकिन T/2 से T जब इसके डिस्चार्ज होने की बारी आई, क्योंकि नेगेटिव हमने अप्लाई किया, अपोजिट पोलैरिटी का वोल्टेज, सो इट हैज टू बी गेट डिस्चार्ज डेफिनेटली, बट इट विल नॉट बी बिकॉज देयर इज नो डिस्चार्जिंग पाथ। अब आगे इस चीज में समझते हैं। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो नहीं रहा है, मतलब कैपेसिटर के अंदर ये प्लस माइनस Vm जो है चार्ज क्या हो गया, होल्ड हो गया। ओके, अब हम सर्किट के अंदर जैसे यहां पे जो वोल्टेज है इसको मैंने बोल दिया कि ये Vc है, ये आउटपुट है V0। अब इसमें मैं अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दूं इस लूप में, ओके, अब इसमें इनपुट चेंज हो रहा है, Vi हम अप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो जो भी स्क्वायर वेव है T/2 इंटरवल के बाद पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज में स्विच हो रही है। जैसे यहां पर T तक पहुंच गए, चार्ज हो चुका है कैपेसिटर, अब T से लेके 3T/2 इसकी वैल्यू प्लस Vm बनी हुई है, 3T/2 से लेके 2T तक माइनस Vm बनी हुई है, 2T से लेके 5T/2 तक इसकी वैल्यू प्लस Vm बनी हुई है। इस तरह से प्लस माइनस Vm के बीच में ये चल रहा है ना। अब हम अगर देखें तो यहां से किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करके देखते हैं, यानी कि ये कैपेसिटर हो गया, दिस इज डायोड, अबाउट द टर्मिनल ऑफ डायोड वी आर calculating the output voltage V0, and this is the node where we are applying the input Vi, and here it is Vc। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं, क्या बनेगा देखो, इक्वेशन देखना, माइनस Vi प्लस माइनस Vc प्लस V0 इज इक्वल टू 0। अच्छा, आउटपुट वोल्टेज अब क्या आएगा जरा देखना, V0 इक्वल टू आएगा यहां से Vi माइनस Vc, करेक्ट है क्या? ओके, ये आ गया Vi माइनस Vc। अब हम जरा Vc की वैल्यू की बात करें तो Vc की वैल्यू कोई नई वैल्यू तो आने वाली है नहीं Vc में क्या रहने वाला है, प्लस माइनस Vm, कोई चेंज नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं ऐसे लिख सकता हूं V0 इक्वल टू Vi माइनस Vm। यहां पे लिख देंगे सिंस Vc इक्वल टू Vm, जो ये स्टोर हो गया वही। ओके, अब हमने जो इनपुट वैल्यू है
उसमें तो चेंज कर ही रहे हैं, है ना, इनपुट वैल्यू तो चेंज हो ही रही है डेफिनेटली। इनपुट वैल्यू जब प्लस Vm है, किसी भी इंटरवल में देख लें, t से 3t/2 में देख लें, प्लस Vm है, तो इनपुट जब प्लस Vm है तो आउटपुट देखो क्या आ रहा है, Vm माइनस Vm, आउटपुट कितना आएगा दोस्तों, 0 आना भी चाहिए। डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस एंड ऑल, ओके, तो ये होगा, बहुत बढ़िया। अब देखिए हमने जब V इनपुट को माइनस Vm किया, यहां पर 3t/2 से लेकर 2t का इंटरवल देखें, तो माइनस Vm होगा जैसे ये, तो कितना होगा देखो, Vm हो गया, Vi हो गया माइनस Vm, तो V0 आ गया दोस्तों माइनस 2Vm। ओके, अब हमारे पास ये है इनपुट वेवफॉर्म, और अगर मैं अब यहां से आउटपुट वेवफॉर्म को ड्रॉ करूं, देन आप क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से आउटपुट वेवफॉर्म यहां पर मॉडिफाई होकर जनरेट हुई है। देखिएगा, समझते हैं आउटपुट वेवफॉर्म किस तरह से यहां पर आएगी। ये है, दिस इज द लाइन, ओके। अब आप समझिएगा जरा ध्यान से कि जब जब हम यहां पर 0 से लेकर t/2, जैसे मैं आपको यहीं पर अगर इसको रिकंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूं, तो जब V इनपुट की वैल्यू 0 से लेकर t/2 में प्लस Vm है, तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, यानी कि ये इस तरह से 0 से लेकर t/2। अब t/2 से लेकर t तक जब इसकी वैल्यू माइनस Vm है, तो ये माइनस 2Vm हो जाएगा, यानी कि इनपुट वेवफॉर्म हैज टू बी वेरी बिटवीन प्लस माइनस Vm। तो आउटपुट हम यहां पर क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये चेंज होगा बिटवीन, ये कुछ ज्यादा जनरल हो गया, इस तरह से चेंज होगा, मान लीजिए लाइक दिस 0। सो अगर आप यहां से समझें जरा ध्यान से, बस जैसा भी वेवफॉर्म बनते जा रहा है, ओके। अगर हम यहां से V0 को ऑब्जर्व करते हैं, तो V0 की वैल्यू अब माइनस 2Vm एंड 0 के बिटवीन यहां पर ऑसिलेट हो रही है। यानी कि अगर आप इसमें ही देखो, मैं इसी में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, तो ये Vm को अगर हम नोटिस करें, तो यहां से इस तरह से ये डॉटेड लाइन आप देख पा रहे होंगे, दिस इज फॉर व्हाट, Vm, सॉरी V0। V0 वेवफॉर्म विल बी लुक लाइक दिस। तो जिस इंटरवल में हम देख रहे थे कि जो V इनपुट है वो प्लस Vm था, वहां पर ये 0 हो गया, और जहां पर ये माइनस Vm था वहां पर ये माइनस 2Vm हो गया। यानी कि हम ये बोल सकते हैं इसके अंदर हमने माइनस Vm अमाउंट का DC ऐड हो गया है। अब जो भी इनपुट होगा आपके पास, मान लीजिए प्लस माइनस 5 वोल्ट से चेंज हो रहा था, तो जो भी वैल्यू है प्लस 5 वोल्ट का DC, सॉरी माइनस 5 वोल्ट का DC इसमें ऐड हो गया। तो अब ये ऑसिलेट होगा किसके बिटवीन, 0 और माइनस 2Vm के बीच में ये ऑसिलेट होगा। इसको नोट कर लें वेवफॉर्म को, और लिखें इसमें एक पॉइंट, हियर आउटपुट वेवफॉर्म, इसको नोट कर लें, फिर लिखेंगे यहां पर, हियर आउटपुट वेवफॉर्म विल ऑसिलेट बिटवीन 0 एंड माइनस 2Vm। सो वी कैन से output waveform is clamped by the value Vm, and it's simply we can say added with negative DC voltage level। ओके, यानी कि एक्चुअली किससे ऐड कर दिया गया है, नेगेटिव DC वोल्टेज लेवल से इसको ऐड कर दिया गया है। क्लियर हो गया क्लैंपर। चलिए, अब हमने यहां पर कंसीडर किया था दोस्तों आइडियल क्लैंपर। ओके, सो आइडियल क्लैंपर में डेफिनेटली जो डायोड हमने कंसीडर किया, दैट वाज एन आइडियल डायोड। अब प्रैक्टिकल सेंस में जो डायोड होगा उसमें क्या होगा, वी गामा वोल्टेज की बैटरी होगी, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक चीज समझ लीजिए, एक छोटा सा पॉइंट मुझे और कंक्लूड करना है। देखें ध्यान से, हमने देखा कि ये प्लस माइनस Vm में इनपुट चल रहा है, ठीक है ना, इनपुट कैसे आ रहा है, प्लस माइनस Vm में चेंज हो रहा है। अब हम कैपेसिटर को जब चार्ज करते हैं, कैपेसिटर जब यहां से चार्ज होना शुरू होता है, तो जब ये चार्ज हो जाता है, एक बार प्लस Vm से चार्ज हो गया, मान लीजिए आपने कोई इनपुट अप्लाई किया था प्लस माइनस 10 वोल्ट या प्लस साइन 10 साइन ओमेगा टी, तो कैपेसिटर विल बी चार्ज बाय द वैल्यू 10। ओके, फिर आपने इनपुट मान लीजिए अप्लाई किया 5 साइन ओमेगा टी, मान लीजिए अप्लाई किया, कैपेसिटर के लिए डिस्चार्जिंग पाथ है नहीं, तो एक बार जिस वैल्यू से, पीक वैल्यू से कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, ओके, अब आप पीक वैल्यू चेंज कर दें या इनपुट चेंज कर दें जिसकी पीक वैल्यू अलग है, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ नहीं है।
तो डेफिनेटली जो आउटपुट वेवफॉर्म जनरेट होगा वो प्रॉपरली क्लैम्प्ड आउटपुट नहीं होगा, अकॉर्डिंगली नहीं होगा। समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि यहां पर कैपेसिटर के लिए डिस्चार्जिंग पाथ अवेलेबल नहीं है। सो दैट हम यहां पर आइडियल क्लैंपर को एक प्रैक्टिकल क्लैंपर मॉडल से भी रिप्लेस करते हैं सम टाइम। अब उसकी भी ड्रॉबैक्स हैं, उनकी भी बात करेंगे। तो पहले ये चीज समझ लें आप कि यहां पर हमने ये जो सर्किट बनाया है, दिस इज आइडियल नेगेटिव क्लैंपर। सो एक पॉइंट लिखें इसमें, पहले हेडिंग कर लें, फिर हेडिंग में ही पॉइंट लिखा दूंगा। देखिए लिख लें प्रैक्टिकल क्लैंपर। प्रैक्टिकल क्लैंपर मतलब समझ लेते हैं इसका, प्रैक्टिकल क्लैंपर क्या है बेसिकली। सो लिखिएगा, इन आइडियल क्लैंपर discharging path for capacitor is not available, so that once the capacitor will charge with a peak value, it will not be get discharged. Hence, when we changes input voltage, therefore its peak value will change, but capacitor will be remains with previous peak value, so that clamping operation will not be perfect. To overcome this limitation, we consider a large resistance in parallel with diode to provide discharging path to the capacitor. तो प्रैक्टिकल क्लैंपर कैसे ड्रॉ होगा देखिए, हेडिंग कर लें। प्रैक्टिकल क्लैंपर में ही हमने हेडिंग कही, उसमें लिखा है पॉइंट। सो इस तरह से इसका सर्किट इंप्लीमेंट होगा। कोई बहुत ज़्यादा चेंज इसमें हमने नहीं किया है। इसके क्वेश्चन भी आए हुए हैं गेट के पेपर में, कुछ करा दूंगा मैं। देखिए कोई नई चीज़ ये नहीं है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिकल क्लैंपर। ये कैपेसिटर हो गया और यहां पर हमने दोस्तों कनेक्ट कर दिया है क्या, रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस आर की एक ही खासियत है, क्या खासियत है, लार्ज वैल्यू रेजिस्टेंस। लार्ज वैल्यू रेजिस्टेंस क्यों ले रहे हैं अभी बात करेंगे। ये समझ में आ गया आपको इतना। अब एक्चुअली क्या होगा, जैसे ही हमने बोला कि फर्स्ट हाफ साइकिल में कैपेसिटर चार्ज हो गया, कितनी वैल्यू से, प्लस Vm से। ओके, अब आप नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑपरेट करेंगे तो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने पहले चार्ज किया सपोज इसको Vm1 से, फिर हम चार्ज करें अगर इसको Vm2 से। मान लीजिए आपने एक बार इनपुट अप्लाई किया, Vi इज इक्वल टू Vm1 साइन ओमेगा नॉट टी, ये अप्लाई किया। ओके, तो आउटपुट जो है वो क्या आएगा, V नॉट इक्वल टू Vi माइनस Vm1 आ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर इससे चार्ज है। अब आपने मान लीजिए इनपुट अप्लाई किया, Vi इक्वल टू Vm2 साइन ओमेगा नॉट टी। तो एक सफिशिएंट टाइम तक अगर इसको रखेंगे सर्किट को ऐसे होल्ड पर, तो कैपेसिटर चुपचाप यहां से डिस्चार्ज हो जाएगा रेजिस्टेंस के थ्रू। इस चार्ज को होल्ड करके नहीं रखेगा। ओके, तो कैपेसिटर में, हालांकि कैपेसिटर भी आइडियल नहीं होता, इसके अंदर भी डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होते हैं जिनसे रिड्यूस हो जाएगा वोल्टेज डेफिनेटली, बट इट टेक सम मोर टाइम एंड डेफिनेटली। और उसके एवज में हम जो इनपुट वैल्यू चेंज हो रही है उसको डिपेंडेंट नहीं हो सकते, सो दैट हम बीइंग कनेक्ट सेपरेट रेजिस्टेंस आर अक्रॉस इट। ओके, सो वी नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा ऐसे, Vi माइनस Vmt। सो क्लैंपिंग ऑपरेशन विल बी परफेक्ट। लेकिन एक चीज समझिएगा, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इसमें कि जो V इनपुट है वो अगर हमने चेंज किया है तो कैपेसिटर अलग वैल्यू से चार्ज हो जाए। लेकिन कैपेसिटर कैसा कोई आज्ञाकारी तो है नहीं। सो ऑब्वियसली जब इसकी नेगेटिव साइकिल आएगी, देखिए यहां से पॉजिटिव साइकिल में चार्ज हो गया है, ठीक है। नेगेटिव साइकिल में यानी कि T/2 से लेके कैपिटल T के इंटरवल में जब डायोड ऑफ है तो जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो Vm पर होल्ड रहना चाहिए। लेकिन इनके पास तो रेजिस्टेंस है, इनके पास क्या है, रेजिस्टेंस है। तो डेफिनेटली इस रेजिस्टेंस के थ्रू कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग चलती रहेगी, जो कि एक क्या होगी, अननेसेसरी डिस्चार्जिंग होगी। समझ पा रहे हैं कैसे, जैसे आपने फर्स्ट हाफ साइकिल अप्लाई की, मैं थोड़ा सा वेवफॉर्म के साथ इसको कनेक्ट करता हूं, समझिए जरा ध्यान से। मान लीजिए हमने ये इनपुट वेवफॉर्म कंसीडर किया, इस तरह से सपोज ये चेंज हो रहा, दिस इज इनपुट वेवफॉर्म। ओके, और इस इनपुट वेवफॉर्म के लिए अगर हम आउटपुट वेवफॉर्म को ड्रॉ करें, एक बार लिख लेते हैं। देखिए ये हो गया V इनपुट यहां पर,
इस तरह से प्लस माइनस Vm के इन बिटवीन ये चल रहा है, यहां से प्लस माइनस Vm। ओके, अब अगर हम यहां से कंसिडर करते हैं इसको, तो आउटपुट वेवफॉर्म जब ये चार्ज होगा 0 टू प्लस Pm में, तो चार्ज हो गया, कैपेसिटर चार्ज हो गया, बहुत बढ़िया। अब जब ये यहां पर कोई डिस्चार्जिंग इसमें नहीं होनी चाहिए आइडियली, क्योंकि हमने जब डायोड को यहां पर रखा हुआ है तो V0 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, Vi माइनस Vm आ रहा है, जब ये Vm के अबाउट ये ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन कैपेसिटर का वोल्टेज ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल इस इंटरवल में, कितने इंटरवल में, T/2 से लेके इस T तक के इंटरवल में कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू रेजिस्टेंस R, जिससे नेक्स्ट साइकिल में जो आउटपुट आपके पास 2Vm आना चाहिए था, कैसा आना चाहिए था आउटपुट आपके पास, 2Vm आना चाहिए था, लाइक दिस। ओके, इस तरह से आउटपुट यहां पर जनरेट होना चाहिए था, बट एक्चुअली वो क्या होगा, एक्चुअली इसके अंदर टिल्ट अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि जब जब ये यहां पर डिस्चार्जिंग होगी, अननेसेसरी डिस्चार्जिंग होगी, जब जब क्या मतलब जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो आउटपुट होना चाहिए था, ये जो डॉटेड लाइन में दिखा रहा हूं वो 2Vm, लेकिन 2Vm ना होने के बजाय ये क्या होगा, थोड़ा सा इसके अंदर टिल्ट अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ये टिल्ट क्या दिखा रहा है कि जो कैपेसिटर में होल्ड किया था ना आपने चार्ज Vm, जो कि हमने देखा था कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक बार स्टोर कर दिया तो नेगेटिव हाफ साइकिल में भी नहीं बदल रहा है, क्योंकि डिस्चार्जिंग कुछ नहीं है। तो हमने देखा था कि ये माइनस 2Vm आ गया था, लेकिन इसमें डिस्चार्जिंग चल रही है लगातार रेजिस्टेंस की। नेगेटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर के थ्रू कैपेसिटर प्लस Vm से चार्ज हो जाता है, फुल्ली चार्ज हो गया एक बार। अब नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो कैपेसिटर को वहीं के वहीं उस चार्ज को रोक के रखना है, लेकिन इसको ये इंटरवल मिल गया जिसमें ये रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। तो इस तरह के टिल्ट इसके अंदर अपीयर हो जाते हैं। इन टिल्ट्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं कब, जब हम इसका रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो सफिशिएंटली लार्ज रखें। रेजिस्टेंस की वैल्यू सफिशिएंटली लार्ज रखने का फायदा क्या है कि जब R की वैल्यू वेरी हाई होगी तो टाइम कांस्टेंट आप जानते हैं, टाइम कांस्टेंट टॉ इज इक्वल टू, टाइम कांस्टेंट टॉ से डिनोट करते हैं इसको, इज इक्वल टू RC होता है। R इज द रेजिस्टेंस, C इज द कैपेसिटेंस। किसी भी RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट ही होता है, नेटवर्क थ्योरी में पढ़ते हैं और 10 सब्जेक्ट में भी बात करते हैं इसकी। ये डिफाइन करता है किसी भी रजिस्टर कैपेसिटर सर्किट की डिस्चार्जिंग चार्जिंग टाइम को। जैसे मान लीजिए कोई RC सर्किट है, ओके, और आपने उसको चार्जिंग पे लगाया, तो जितना समय उसको 63% चार्ज होने में लगेगा उसे हम बोलते हैं वन टाइम कांस्टेंट, वन टॉ। ओके, तो जिसका जितना ज्यादा टाइम कांस्टेंट होगा और उसी रेट से वो डिस्चार्ज होगा। टाइम कांस्टेंट को चार्जिंग के सेंस में भी डिफाइन करते हैं, डिस्चार्जिंग के सेंस में भी डिफाइन करते हैं। 63% चार्ज हो गया और लगभग 37% डिस्चार्ज हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं 37% रह गया फॉर द मैक्सिमम वैल्यू, उसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग टाइम, या फिर वो भी टाइम कांस्टेंट के सेंस में भी डिफाइन किया जाता है। ओके, तो चार्जिंग टाइम या डिस्चार्जिंग टाइम को एक पैरामीटर से डिफाइन करते हैं, टाइम कांस्टेंट से, दैट इज कॉल्ड RC। यानी किसी भी सर्किट का RC जितना ज्यादा होगा वो डिस्चार्जिंग भी उसकी स्लो होगी, चार्जिंग भी उसकी स्लो होगी, चार्जिंग एक्शन भी स्लो होगा उसके अंदर, डिस्चार्जिंग एक्शन भी स्लो होगा। अब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को सफिशिएंटली हाई ले लें तो धीरे धीरे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, धीरे धीरे स्लो। और ये जो इंटरवल है ये तो वैसे ही बहुत कम इंटरवल है, फ्यू माइक्रो सेकंड का हो सकता है, मिली सेकंड का हो सकता है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, किलो हर्ट्ज में होगी, या फिर मेगा हर्ट्ज के ऑर्डर की अगर फ्रीक्वेंसी है तो ये माइक्रो सेकंड का हो सकता है इंटरवल, या किलो हर्ट्ज है एटलीस्ट तो ये फ्यू मिली सेकंड का हो सकता है। इसके टाइम कांस्टेंट को अगर हम सफिशिएंट लार्ज रखें तो डेफिनेटली इतने समय में ये मिनिमम एज पॉसिबल डिस्चार्ज होगा। तो हम इस ड्रॉबैक को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? इसका और कोई अल्टरनेटिव यहां पे फ्रेम नहीं हो रहा है कि रेजिस्टेंस R के अलावा और क्या कर सकते हैं। आपको क्या करना है, R की वैल्यू को इतना लार्ज रखना है, मेगा ओम ऑर्डर का या फ्यू हंड्रेड ऑफ किलो ओम ऑर्डर का, आप इतना सफिशिएंट लार्ज वैल्यू उसका रखें जिससे कि जो टाइम कांस्टेंट है वो एज मच एज हाई पॉसिबल होगा। तो डेफिनेटली जो डिस्चार्जिंग है, जो टिल्ट है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ओके, तो आगे की क्लास में आगे का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें प्रैक्टिकल नेगेटिव क्लैंपर की बात करेंगे, पॉजिटिव क्लैंपर के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।